देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ये रिलेशन डिराइव किए हुए थे ना, यहाँ देखिए एक रिलेशन आपको दिखा रहे हैं। लास्ट क्लास में यही रिलेशन हम डिराइव किए थे, ये वाला ये रिलेशन डिराइव किए हुए थे, है ना। मैक्सवेल रिलेशन यही था, मैक्सवेल रिलेशन इसको बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल जो है इस पार्टिकुलर वॉल्यूम में, है ना, वेलोसिटी स्पेस के इस पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे, उसका ये इक्वेशन था। ये इक्वेशन बेसिकली आया कहां से था, यहीं से आया था ये इक्वेशन, ठीक है। इसी में हम लोग क्या किए थे कि जो कांस्टेंट है ए और बी का वैल्यू पुट किए थे और ये रिलेशन आया था। तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए हुआ, डी यू डीवी और डी ओमेगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए हुआ, ये रफ टास्क हुआ, है ना, पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए हुआ। अब इन जनरलाइज्ड हमको निकालना है, जैसे मान लो वेलोसिटी सी टू सी प्लस डी सी है, या वेलोसिटी मतलब 3D स्पेस में अब आ गया, है ना। मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस समझ लो आप, 2 डायमेंशनल स्पेस से मानो तुमको बोला है कि वेलोसिटी सी से सी प्लस डी सी के बीच में है, जो कि सी जो है इन सब का कॉम्बिनेशन है। इस तरह का स्पेस में अगर तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितने होंगे जिसका वेलोसिटी रेंज सी टू सी प्लस डी सी होगा, ये तो एक पार्टिकुलर वॉल्यूम के लिए निकला जो कि डी यू डीवी और डी ओमेगा के लिए है। लेकिन कंबाइंड रूप में अगर सी प्लस डी सी का अगर पूछा जाए तो उसका रिलेशन जो निकालेंगे, है ना, यहाँ देखो उसका रिलेशन डिराइव किए फाइनली, ये जो रिलेशन आया अंत में, ये जो रिलेशन आया है ना। देखो ऊपर वाले रिलेशन और इस रिलेशन दोनों को जरा कंपेयर करो, ये जो रिलेशन था इसको मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं और इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन बोलते हैं। इसी को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये एमबी लॉ है, ये मैक्सवेल लॉ सिर्फ होता है ना। तो आप लोग एग्जाम में यहां तक लाके छोड़ना पड़ेगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन रहता है ना। तो चलो ठीक है, तो इसका क्या, इसको डिराइव करने का हम देखते हैं, छोटा सा है, कुछ है नहीं। मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी इन द रेंज सी एंड सी प्लस डी सी। अब हमसे बोला है कि सी और सी प्लस डी सी के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का रेंज सी प्लस सी एंड सी प्लस डी सी है, तो इस बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो ये तो निश्चित सी बात है कि जो मॉलिक्यूल्स सी और सी प्लस डी सी के बीच का स्पेस, ये जो स्पेस बच रहा है, ये जो पूरा स्पेस है यहाँ खाली खाली पूरा, जो मॉलिक्यूल्स इस स्पेस में होंगे, इस खाली स्पेस में, हाँ, इस पार्टिकुलर स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये नहीं, ये तो बाहर निकल गया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो जो मॉलिक्यूल्स इस पार्टिकुलर सी और सी डी सी के स्पेस में होंगे, वही मॉलिक्यूल्स आएंगे इस वेलोसिटी रेंज में, सी प्लस सी डी सी के रेंज में। तो पहले हम बात पता करते हैं कि वॉल्यूम कितना है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के लिए तो हम निकाल चुके हैं। ये जो फॉर्मूला है इसकी क्या खासियत है, इसको समझना होगा कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम, है ना, यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, वो ये चीज निकला हुआ था। तो अब गिवन वॉल्यूम में सपोज को निकालना पड़े तो ये जो स्पेस है इसका वॉल्यूम पहले निकाल दिए, वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस, ठीक है। मतलब ये पूरे में से ये अंदर वाले को हम घटा देंगे, तो पूरा मतलब ये तो 2D में आपको सर्कल दिख रहा है, लेकिन 3D में स्फीयर है, तो बड़े स्फीयर्स में से छोटे स्फीयर को घटा देंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो बड़े स्फीयर का रेडियस है सी प्लस डी सी, तो सी प्लस डी सी का होल क्यूब माइनस छोटे स्फीयर का रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब सी क्यू हो गया, है ना। अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 2 a² बी प्लस b² a माइनस ये वाला सी क्यू रह गया, दोनों से 4/3 पाई, अब 4/3 पाई कॉमन ले लिए, ये तो सिंपल ए प्लस बी में तोड़ दिए। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद होने वाला ये है कि ये और ये कट जाएगा। अच्छा, ये टर्म जो है यहां लिख देंगे नेग्लेक्टिंग स्मॉल टर्म्स, स्मॉल, या ऐसे लिख दो नेग्लेक्टिंग डीसी स्क्वायर बीइंग स्मॉल। अब देखो डीसी अपने आप में बहुत छोटा वैल्यू है, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये चीज नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, इसका क्यूब, तो ये क्यूब वाला पार्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, और ये स्क्वायर वाला पार्ट भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत कम रेंज का हम के लिए ये है, मतलब 3 to 3.05 इस टाइप के रेंज के लिए फॉर्मूला होता है वैल्यू ये। अब ऐसा नहीं कि एक 100 है फिर 100 से 200 के बीच का रेंज का, तो 100 का रेंज वाला नहीं होता है,
तो वैसे में डीसी का स्क्वायर किसी छोटे वैल्यू का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, इसलिए ये पार्ट खत्म। जब ये खत्म तो पूरा पार्ट खत्म हो गया, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, ये पूरा पार्ट नेग्लिजिबल। तो बचा कितना 4/3 पाई 3c स्क्वायर डीसी। ठीक है, यही बचा, 3 कैंसिल हो गया, तो 4 पाई सी स्क्वायर डीसी बन गया। ये वॉल्यूम निकल गया, इस खाली स्पेस का वॉल्यूम निकल गया। अब ये यूनिट वॉल्यूम के लिए है, इसको क्या करना है, इस या सिंपल से इस वॉल्यूम, यही ना वॉल्यूम है जी, इस फॉर्म में यही ना वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, इस पार्ट में यही वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो इस वॉल्यूम पार्ट के जगह हम लोग, इस वॉल्यूम पार्ट के जगह सिंपली इसको पुट कर देंगे। इस वॉल्यूम पार्ट के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, 4 पाई सी स्क्वायर डीसी, है ना। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के लिए, लेकिन वेलोसिटी स्पेस में यूनिट नहीं लेते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग मतलब वेलोसिटी का यूनिट वॉल्यूम नहीं लेते हैं, स्पेस का यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो यहाँ डी डीवी एक वेलोसिटी का वॉल्यूम दिखा रहा है, तो इस वॉल्यूम के जगह इस वॉल्यूम को पुट कर दिए यहाँ पर। देखो, इस पूरे के जगह, इस पूरे के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 4 पाई सी स्क्वायर डीसी। अब पुट कर देंगे, देखो तो ये 4 पाई आगे आ गया, एन सी स्क्वायर ये वाला यहाँ रह गया, ए क्यू रह गया, ई टू द पावर बी सी स्क्वायर डीसी। दिस इज एमबी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। ठीक है, इसमें कोई शक है किसी को? क्या मोनू, यहां तक ठीक है ना? यार हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है बोला, अच्छा, पहले पढ़े नहीं है बोला। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बताएं क्या? तुमको नहीं समझ में आया? नहीं, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, वेट अ मिनट। उसके अंदर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हाइट की बात कर रहे हैं, कितने लोग सेम हाइट के हैं। तो पहले तो एक वॉल्यूम हम फिक्स कर दिए, एक मीटर क्यूब का। अब उसके अंदर हम क्या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक वेलोसिटी का छोटा वॉल्यूम लिए हैं, डी यू डीवी और डी ओमेगा, ये तीनों एक्सिस मान, उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसका एक क्यूब हम कंसिडर किए हैं। समझे बात को ना? तो अब जब हमको बोला गया कि नहीं भाई, ये आप बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सी टू सी प्लस डीसी के बीच में कितना हुआ ये बताया जाए, तो हम तो जान चुके हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर वेलोसिटी रेंज में जाना, ये वेलोसिटी रेंज है, तो हम क्या करते हैं, उस वेलोसिटी रेंज का वॉल्यूम यहाँ पुट कर देते हैं बस। जिस वेलोसिटी रेंज में पूछेगा, जैसे कि डी यू डीवी डी ओमेगा, ये वेलोसिटी रेंज था। ठीक है, जब हम लोग 3 डायमेंशन में देख रहे थे, ये 2 डायमेंशन में वेलोसिटी रेंज दे रहा है आपको। ठीक है, या समझ लो ये यू भी डब्ल्यू का कॉम्बाइंड रूप से दे रहा है, जो भी हो, मतलब सी और सी प्लस डी सी आपको दे रहा है। तो आप इसका 3D में इमेजिन कर सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? तो सिंपल सी बात है, ये पार्ट तो बदलेगा नहीं, शुरू वाला ये पार्ट तो बदलने से रहा, बदलेगा वॉल्यूम पार्ट, क्योंकि इसके लिए वॉल्यूम अलग होगा, और ये जो डेरिवेशन किया उसके लिए वॉल्यूम डी यू डीवी डी ओमेगा था। तो बस इसी पार्टिकुलर जो रेंज है वेलोसिटी का, इसके लिए वॉल्यूम निकाले हैं, तो उसके लिए 2 स्फीयर कंसिडर किए हैं। एक स्फीयर ये सब कहाँ हो रहा, ये सब का सब है एक 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 यूनिट वॉल्यूम के क्यूब के अंदर हो रहा है ये सारा। जैसे घर के अंदर हम पहले घर डिसाइड कर लिए, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स डिसाइड कर लिए। अब मान लो घर के अंदर मॉलिक्यूल्स का क्या हम हाइट नाप रहे हैं, वेलोसिटी माप रहे हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। तो ये जो यूनिट, ये जो फॉर्मूला है, उसके अंदर सी प्लस डीसी के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो मान लो सी का वैल्यू 10 है और सी प्लस डीसी का 11 है, तो दोनों घटाओ तो मतलब एक ही ना रहा अंतर। अगर 10 है और 11 है तो कितना, 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कितना मॉलिक्यूल चल रहा है इस स्पेस में, वही मिलेगा। तो उसके लिए क्या किए, इस वॉल्यूम को, बस हमको यही वॉल्यूम तो चाहिए, बाकी तो फॉर्मूला वही है, बस यही वॉल्यूम चाहिए। इस वॉल्यूम के की जगह इसका वॉल्यूम जो है, जिस स्पेस में तुमको जरूरत है, उसके वॉल्यूम को पुट कर दो, सी प्लस डीसी का होल क्यूब माइनस ये वॉल्यूम हो गया बड़े स्फीयर का, ये हो गया छोटे स्फीयर का। ये सारा चीज मॉलिक्यूल्स के लिए है, ये मतलब इमेजिन कर रहे हैं हम कि ऐसा स्फीयर यदि हम बनाए किसी क्यूब के अंदर जिसमें कि मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, और उसके वेलोसिटी के लिए ऐसा स्पेस बनाए, तो ये वॉल्यूम में हमको मॉलिक्यूल्स का जरूरत है, तो उसका वॉल्यूम निकाल दिए, और इस ये जो वॉल्यूम था वेलोसिटी वाला उसकी जगह पुट कर दिए। क्या कुछ क्लियर हुआ अभी? चलो ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब कौन आउट हो गया? अच्छा, मोनू आउट हो गया।
मोनो हो गया। हाँ चलो एनीवे, अब देखो हम लोग को ग्राफ बनाना है। ये एग्जाम में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमारा इक्वेशन क्या है? वी नो फ्रॉम MB डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी लॉ, आप लोग क्या पढ़े हुए? इससे उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी रेंज C टू C प्लस DC क्या होता है? अभी जस्ट डिराइव किए हैं, 4 पाई n C स्क्वायर AQ e टू द पावर माइनस BC स्क्वायर DC। तुम बोल सकते हो सर कि A का वैल्यू क्यों नहीं पुट कर सकते? A का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर B बाई पाई, अगर याद हो आप लोग को। और B का वैल्यू क्या होता है? M/2 KT, था ना, M/2 KBT। लास्ट क्लास नहीं रिवाइज की हो तो नहीं समझ में आएगा। ये दो वैल्यू हमने डिराइव किए थे, A और B का, ये अलग से इसमें पुट करोगे तो वो भी एक वैल्यू आएगा, लेकिन इसी से मेरा काम चलेगा। ग्राफ हम इसी से बना लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको ग्राफ के इसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इसको ग्राफिकल फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसी इक्वेशन का। लेट, चलो हम काम करते हैं, लेट BC स्क्वायर को x मान लेते हैं। देखना कितना जल्दी इसका ग्राफ हम बना देंगे। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और इसका ग्राफ बन जाएगा। और ग्राफ बना के इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो BC स्क्वायर को यदि हम x मान लें तो उसको फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। BC स्क्वायर को x मान लेते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा B2C DC dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सिंपली डिफरेंशिएट कर दिए हैं, बाद में इसमें पुट करेंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐसे लिखे अच्छा से, BC DC, है ना, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी एक्स स्क्वायर मान लो, इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। हम कुछ भी मान सकते हैं, BC स्क्वायर को हम कुछ भी माने। मेरा मेन टारगेट है इसको एक ग्राफ बनाने लायक इक्वेशन मिलाना। इससे इसका ग्राफ नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो BC DC इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 2x dx हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BC DC इक्वल टू हो जाएगा x dx हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आ गया। अब इसको इसमें पुट करते हैं, देयरफॉर dn इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो, देयरफॉर dn इक्वल टू पुट किया जाए, 4 पाई n को हम रहने देते हैं। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, n को n ही रहने दिया जाए। अच्छा n को इधर भेज दो, सॉरी n को इधर भेज देते हैं, चलो। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का, है ना। आपको पता होना चाहिए कि dn बाई n को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन किए थे शुरू में ही, इसलिए मैथमेटिकल हम अलग से बताए थे। इसका dn बाई n को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो 4 पाई आ जाओ इधर, ये C स्क्वायर को रहने देते हैं। अच्छा, AQ को हम लोग तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं। AQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख के बताओ तो, इसी क्वेश्चन को देख के, क्या हम AQ को B बाई पाई का पावर 3/2 लिख सकते हैं? क्योंकि A का मतलब B बाई पाई का पावर 1/2 होता है, क्यूब है तो 3/2 हो जाएगा, है ना। अब e टू द पावर देखो माइनस, यहाँ B के जगह B रहने देते हैं, चाहे BC स्क्वायर, B से क्या सीधा x स्क्वायर पुट कर देते हैं, और DC की जगह यहाँ से पुट कर देते हैं। DC की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो तो, x dx बाय BC, और दोनों से डिवाइड कर दिए हैं, नहीं हो सकता है, बताइए। यहां तक आ गया। अब देखिए, यहां से C कैंसिल, बचा क्या क्या देख लो, 4 पाई, ठीक है। अच्छा एक और बात देखिए, पाई को जरा सॉल्व किया जाए, यहाँ पाई का पावर 1 है, और ये पाई जो ऊपर जाएगा तो -3/2 इसका हो जाएगा। देखो हम कैसे सॉल्व करें, एकदम स्टेप बाय सॉल्व कर रहे हैं। पाई का पावर 1 है, ये पाई जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा 3/2 तो 1, और ये 3/2 ऊपर जाएगा, मतलब कहने में तो ऊपर पाई है और नीचे पाई का पावर 3/2 है, तो ऊपर जाएगा तो पाई का पावर 1, तो 1 - 3/2 हो जाएगा, है ना। वही चीज लिखे हैं इनटू। अब सी का बात करें तो सी तो यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। सी को हम कैंसिल कर देते हैं, तो वो पहले बी को सॉल्व करते हैं। देखो बी का पावर कितना हो जाएगा, बी का पावर हो जाएगा सिंपली 3/2 और यहाँ 1, तो 3/2
-1, और ये 3/2 ऊपर वाला ये 1 माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो c तो एक तो कट चुका है, एक c और ये x बचेगा, cx dx, है ना, ये एक सॉल्व कर दिया। अब अगला स्टेप में हम लोग ग्राफ बनाने लायक इक्वेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, ये कितना हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये घट के कितना हो जाएगा, 3/2 - 1 1/2 हो जाएगा, b का पावर 1/2, ये सिंपली आ जाएगा b का पावर 1/2, ठीक है। तो b का पावर 1/2 इंटू c, बाकी यहाँ x dx हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप और आपका रिजल्ट आ गया, ये हो गया dn/n, ये बगल में ग्राफ बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, अगर x बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, b का पावर 1/2 इंटू सी। अगर इसी इक्वेशन जो माने थे, अगर रूट को इधर भेज दें तो b का पावर 1/2 और ये c हो जाएगा स्क्वायर, अगर इसको इधर भेज दोगे स्क्वायर को रूट बना के, जब इस स्क्वायर को हटाओगे यहाँ रूट बनाओगे, तो b का पावर 1/2 और c स्क्वायर का पावर 1/2, और सी स्क्वायर का पावर 1/2, 2 कैंसिल, तो सिर्फ सी बचेगा। इसलिए b का पावर 1/2 इंटू सी, इस पूरे को x लिख सकते हैं सिंपली। तो हो गया 4 पाई का पावर 1/2, और ये पूरा जो पार्ट है ये वाला, ये पूरा पार्ट की जगह यहां से देख लो, सिंपली हम लोग x लिख देंगे, तो x² dx हो गया। तो अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, है ना। अब x एक्सिस देखो, अब इसको हम कैसे ग्राफ इसे कैसे प्लॉट करते हैं, देखो एग्जाम में ग्राफ जरूर प्लॉट करिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि एग्जामिनर ग्राफ खोजेगा। तो हम लोग उसके लिए थोड़ा इसको मिटा दे, क्या रन देते हैं, आप लोग को समझने के लिए ग्राफ हो जाएगा इतना मेरा। देखो ग्राफ थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, ग्राफ किसके किसके बीच का होगा, ग्राफ हम लोग को बनाना है dn/n और x के बीच का, ठीक है। देखो तुम बोलोगे सर यहीं से ग्राफ क्यों नहीं बना सकते थे, यहां से ग्राफ बनाते तो देखो यहाँ पर एक तो ए बी कांस्टेंट है, ठीक है, सी एक वेरिएबल है, यहाँ भी सी है, इसका ग्राफ बनाना डिफिकल्ट था, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सिंपल। अच्छा यहाँ कुछ छूट रहा है जी, अरे ये वाला पार्ट तो छोड़ते ही जा रहे हैं हम लोग, e⁻⁻x² तो छूटते ही जा रहा ना यहाँ पर, सॉरी ये ठीक है। जैसे e⁻⁻x² यहाँ है, e⁻⁻x² यहाँ भी रहेगा, और इंटू कहाँ लगा दे, यही लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। e⁻⁻x² यहाँ भी रहेगा, उस हिसाब से यहाँ भी आएगा, लास्ट में भी आएगा, लास्ट में आएगा, लास्ट में लिख देते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा एक तरह से, तो e⁻⁻x² dx, अब ठीक है, वो छूट गया था गलती से, है ना, x² dx, इसको फिर यहाँ गड़बड़ हो रहा है। x² dx, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो ग्राफ आप ड्रॉ करिएगा, ये ग्राफ देखिए कुछ इस तरह का आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, जाएगा तो ऊपर ठीक, नीचे आएगा, लेकिन आगे जाके ये इस तरह से ऐसे चला जाएगा, और थोड़ा सा नीचे से, और थोड़ा सा नीचे से एकदम सीधा होके निकल जाएगा ये, है ना, ये एकदम ऐसे ऐसे आके लगभग ये अब इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना, ये ग्राफ, ठीक है। एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं आप, b का पावर 1/2 इंटू सी, यानी मिला जुला के देखिए वेरिएबल यहाँ क्या है, जैसे कि b का पावर 1/2 और c जब बनाएंगे तो b का पावर 1/2, b का मतलब m/2 के बीच, इसमें कोई तो चीज वेरिएबल नहीं है, t वेरिएबल है सिर्फ, यहाँ c वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, x के साथ वेरिएशन का, x एक तरह से वेलोसिटी है, ये x यहाँ पर वेलोसिटी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ जो है x जो है इक्विवेलेंट टू
टू वेलोसिटी। अच्छा रुको, ठीक है, एक्सेल एक्सेल कोई दिक्कत, मतलब समझ लो ये x यहाँ पर वेलोसिटी का काम प्ले कर रहा है। आप चाहते तो वापस पुट कर सकते थे x की जगह, फिर से हम लोग चाहते तो b का पावर 1/2 पुट करते, मतलब वेलोसिटी का ही ग्राफ है। अब इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन बाहर आ रहा है, इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, कंक्लूजन क्या क्या देखिए। पहला कंक्लूजन क्या है, इस ग्राफ से बनाने से फायदा क्या है? पहला तो ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, अगर देखा जाए बीच का पॉइंट से ग्राफ दोनों तरफ सिमेट्रिकल नहीं है ना। तो पहला पॉइंट है ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल, ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल, पहला पॉइंट। एग्जाम में आप लोग इस चीज को लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये ग्राफ x इनडायरेक्ट रूप से वेलोसिटी को ही दिखा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्फिनिट x का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो तो इस ग्राफ में वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, इनफिनाइट आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा। मतलब इसमें यही पता चल रहा है, ये देखो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, जैसे कि मान लो ये x 0 है, मतलब जीरो वेलोसिटी कितने पार्टिकल है, तो जीरो वेलोसिटी कोई पार्टिकल नहीं। अब यहाँ लगभग मिडिल में आ गए, मान लो यहाँ 50 रहता है वेलोसिटी, तो 50 वेलोसिटी कितने पार्टिकल है, ये प्रोबेबिलिटी कितने पार्टिकल मिलेंगे इस वेलोसिटी का, dn/n वही बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी बताता है, वो इतना है। अब वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, लेकिन ये ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है। अब मान लो कोई पूछेगा कि भाई 1000 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलने वाला पार्टिकल कितना है, तो 0 नहीं है। अगर मान लो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, पूछता 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चलने वाला कोई पार्टिकल है, हो सकता है, क्योंकि dn/n कंप्लीटली 0 नहीं हो रहा। और जनरली ये होता है कि भाई एक छोटा सा अगर गैस है, गैस के पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत हाई नहीं हो सकता है, जो कि पुराना नियम हम लोग सोचते थे कि गैस का मॉलिक्यूल है भाई एवरेज स्पीड से चलता होगा, लेकिन इसमें इनका लॉ का ग्राफ वही बता रहा है कि वेलोसिटी का रेंज 0 से लेकर इन्फिनाइट हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हर रेंज में मिलेंगे, dn/n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हर रेंज में है, 0 से लेकर, हाँ मिडिल में बहुत ज्यादा है, तो इसको इसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी किसी गैस के, ये किसी गैस के लिए जब बनाते हैं हम लोग ये कर्व dn/n और x के लिए, तो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी पर जो गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी होता है ये वाला, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, dn/n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा जिस वेलोसिटी में पाया तो उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर आता है ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी इनफिनाइट है और मिनिमम 0 है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है एरिया जो है इन दोनों के बीच का, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिव्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। तुम लोग सर ये प्रोबेबिलिटी बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बताता। इसका जो ग्राफ है इसका एरिया निकालेंगे तो कितना मॉलिक्यूल्स के लिए आप स्टडी कर रहे हो पूरा निकल जाएगा इसमें। ठीक है, 3 पॉइंट निकला। चौथा पॉइंट के लिए हमको नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसी से रिलेटेड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर अ गिवन गैस, लास्ट है इसके लिए, फॉर अ गिवन गैस बेल शेप ऑफ कर्व, ये कर्व का जो शेप है घंटाकार है ना, घंटाकार शेप है, इसलिए इसको बेल शेप है। बेल शेप ऑफ कर्व चेंजेस विथ टेम्परेचर, चेंजेस विथ टेम्परेचर कहने क्या मतलब है, जैसे कि मान लो हम ग्राफ बनाते हैं, एक ही गैस के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, एक ही गैस के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, तो एक ही गैस के लिए देखो दो तरह ग्राफ मिल सकता है आपको, एक ग्राफ आपको ऐसा मिल सकता है,
एक ग्राफ हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए, और दूसरा ग्राफ आपको हो सकता है ऐसा मिल जाए। ठीक है, तो ये ग्राफ तब बनेगा, इसमें वो देखो देखो ये भी ग्राफ वही दिखा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक्स के साथ, इसमें वही दिखा रहा है, इसमें वही वही सेम गैस के लिए बना रहा है, लेकिन टेम्परेचर अलग है। ये जो ग्राफ बनेगा एट लो टेम्परेचर, और ये जो ग्राफ बनेगा एट हाई टेम्परेचर। इस ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकल के आ रहा है कि लो, देखो अगर इस ग्राफ के एरिया निकालोगे ये लो और हाई वाला तो सेम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों सेम दिखाएगा। ठीक है, इसे दोनों के एरिया सेम आएगा, लेकिन ग्राफ से ये बात निकल के आ रहा है कि जब टेम्परेचर अब बढ़ाते हैं, ठीक है, जब लो टेम्परेचर में है तो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका मतलब मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी का रेंज बहुत कम होता है। मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मान लो यहाँ से 0 है, यहाँ मान लो लगभग 100, मैक्सिमम 0 से 100 के बीच मिलेगा, बाकी इनफाइनाइट वाले ही मिलते हैं। लेकिन जब आप वेलोसिटी का गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वही मॉलिक्यूल्स का जो रेंज है वेलोसिटी का वो बढ़ जाता है ना। मतलब गर्म गैस में मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ज्यादा रेंज का मिलेगा। मतलब 0 हो सकता है कि इसमें 500 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलने वाला मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा संख्या मिले, ऐसे मिल इसमें कोई भी मॉलिक्यूल सकता है क्योंकि इनफाइनाइट ये ग्राफ होता है, लेकिन एवरेज इसमें ज्यादा होता है ना। तो गरम गैस के मॉलिक्यूल्स, इससे पता चल रहा है, देखो यहीं पर पता चलेगा, कहा जाता है ना कि हल्के गैस जो होते हैं, गरम गैस जो होता है वो जल्दी उठ जाता है, गरम गैस जो होता है वो ऊपर की ओर उठता है। क्यों? क्योंकि इसके लगभग सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई वेलोसिटी से घूम रहे हैं, देख लो हाई वेलोसिटी से घूमने लगते हैं, जबकि ठंडा गैस में कुछ मॉलिक्यूल्स हाई वेलोसिटी से घूमते हैं जो कि ऊपर नजर आएंगे, और जो लो वेलोसिटी से घूम रहे नीचे रहेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई लाइटर गैस मतलब हॉट गैस मूव्स अप, है ना, व्हाई कोल्ड गैस रिमेन नियर टू द ग्राउंड ऑफ द अर्थ, है ना। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन रहा। अब इसके बाद देखिए इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पढ़ना आप लोग को, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चूंकि कंप्लीट लैंग्वेज है तो हम कल क्या करेंगे, इसका पीडीएफ अपलोड करके आपको समझा देंगे, ठीक है। इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है कल उसका पीडीएफ अपलोड करके हम समझाएंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका बाय पीडीएफ बताएंगे, क्योंकि कंप्लीट लैंग्वेज है, मतलब एक्सपेरिमेंटली आपको बताना, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और